सो हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज एज पर द न्यू पैटर्न देयर विल बी 16 एमसीक्यू आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम. So already 3 topics will be discussed. Our today's topic is coordination compound. आइसोमेरिज्म के ऊपर स्पेशली मैंने वीडियो बना दी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन है. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द होल चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन सेकेंड. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट En3 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इज. देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होते हैं. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है, सेंट्रल मेटल के अराउंड हमारे पास लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं. सेंट्रल मेटल के अराउंड क्या होते हैं, लिगेंड्स. और ये लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. आयंस भी और मॉलिक्यूल्स भी. ये आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट मीन्स कि जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बनेंगे बॉन्डिंग के लिए वो आयंस या फिर मॉलिक्यूल से ही आएंगे और मेटल उनके साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी. फॉर एग्जांपल, दिस इज मेटल एंड दिस इज लिगेंड. तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के ऑर्बिटल में भेजती है तो ओवरलैपिंग होगी वहाँ पर, तो ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा और इसी को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा. अब कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कि कितने नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वहाँ पे फिल हो चुकी है, कि एक मेटल के अराउंड कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स कनेक्टेड हैं, विच इज़ नोन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. अब देखो, कॉम्प्लेक्स हमारे पास है CO En थ्राइस 3 पॉजिटिव. कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको लिगेंड की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. दिस इज़ इथिलीन डाइअमीन और इथिलीन डाइअमीन लिगेंड होती है इस तरीके से. इथिलीन डाइअमीन लिगेंड के पास में 2 अटैकिंग साइट है. ये जो 2 नाइट्रोजन है ये एक साथ अटैक करेंगे मेटल पे और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे. तो हम बोल सकते हैं कि एक इथिलीन डाइअमीन जो होगा वो 2 साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है. और यहाँ पे कितने, 3 इथिलीन डाइअमीन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6. तो दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं. ये हो गया एक इथिलीन, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड. अब टोटल कितने हो गए साइड्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो एक मेटल के अराउंड 6 साइड से ये घिरा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहेगा, 6 रहेगा. तो आंसर शुड बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. IUPAC नेम ऑफ K3FeCN65NO. देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर जो हम नेमिंग करते हैं वहाँ पे हम मेटल का नेम भी लिखते हैं. एंटिटी के अंदर जो भी हमारे पास लिगेंड्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और साथ में जो भी मेटल होगी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी मेंशन करते हैं. तो हमारे पास कंपाउंड है K3FeCN5 एंड NO. पोटेशियम के ऊपर चार्ज है हमारे पास +1, तो 3 पोटेशियम है तो +3 हो गया. नेक्स्ट मेटल का हमें अभी पता नहीं है तो हम इसको X मान लेते हैं. 1 CN हैज़ अ -1 चार्ज, तो 5 है तो -5 एंड 1 NO हैज़ -1 चार्ज और इज इक्वल टू 0. तो X हमारे पास हो गया -5 -1 -6 +3 -3 which is equal to 0 and X is equal to +3. So we can say that our iron in this oxidation state is +3. In this coordination compound iron has the +3 oxidation state. ओके, इतना तो हमें पता चल गया कि आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे. तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सबसे पहले दिख रहा है कि पोटेशियम मेंशन है, तो हम यहाँ पे पोटेशियम लिख देंगे. पोटेशियम के बाद में हमें जो नेमिंग करनी है वो इस एंटिटी की करनी है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की करनी है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड्स को. अब लिगेंड्स को लिखने के लिए हमारे पास देखो, एक तो है साइनाइड जो C से स्टार्ट होता है और एक है नाइट्रोसिल जो N से स्टार्ट होता है. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारा C जो है वो फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा. और 5 CO है तो हम लिखेंगे पेंटासाइनो. NO के लिए हो जाएगा नाइट्रोसिल एंड देन फेरेट 3. अब देखो, हम ओनली आयरन भी लिख सकते थे, दैट इज़
फेरिक भी लिख सकते। फेरेट क्यों लिखा हमने? 8 यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज रहेगा माइनस। अब देखो यहाँ पे था पोटेशियम और यहाँ पे था ये पूरा कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें तो ये जो यहाँ पे K पे +3 चार्ज है, ये इस कॉम्प्लेक्स पे जाके क्या रहेगा? -3, और यहाँ पे 3 K +1 रहेंगे। तो जहाँ पे भी हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा उसकी मेटल के साथ में हम वर्ड यूज़ करेंगे 8। फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज़ ओनली फेरेट। तो हमारा जो आंसर बनेगा विच इज़ पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3। आंसर इज 3। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिंपल आपको देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ पूछी गई है और उसके ऊपर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीरीज वाइज लगाते जाओ तो आप इजीली आंसर को टैकल कर सकते हो। देखो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कि हमारे पास आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी वो 3 आई थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2 दे रखे हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। तो ओनली 1 ऑप्शन कंटेन द आयरन इन 3, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। सो स्टूडेंट, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स मीन द लिगेंड विच कैन अटैक फ्रॉम द 6 साइड एट वंस। फॉर एग्जाम्पल कि एक मेटल है, उसके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये 6 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही लिगेंड से कनेक्टेड हों, उसे हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो साइनाइड एंड इथिलीन डाइअमीन ये नहीं हो सकता, साइनाइड ओनली मोनोडेंटेट है। इथिलीन डाइअमीन भी हमारे पास डाइडेंटेट और डाइइन भी नहीं। आंसर इज EDTA। वाई EDTA? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। EDTA की फुल फॉर्म बनेगी इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखो इथिलीन हमारे पास ये हो गया, डाइअमीन और टेट्रा एसीटेट दिस वन। यहाँ पे H नहीं आएगा, 1 सेकेंड। COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दीज आर एसीटेट ग्रुप्स। अब देखो 4 पोजीशंस तो ये होगी, यहाँ से अटैक, यहाँ से और यहाँ से 4 पोजीशंस तो ये हो गए और 2 हमारे पास हो सकते हैं नाइट्रोजन से। तो एक EDTA हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? हेक्साडेंटेट लिगेंड। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको पता होना चाहिए इनका फॉर्मूला क्या रहेगा सभी लिगेंड्स का, और हेक्साडेंटेट मीन्स हेक्सा का मतलब क्या होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एडिंग AgNO3 solution to 1 mole of PdCl to 4NH3 2 moles of AgCl are formed, the secondary valency of PD is। ये क्वेश्चन देखो हमारे पास वर्नर थ्योरी से आया है। वर्नर क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी मेटल है उसकी 2 वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो होती है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से नहीं, बल्कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ से जो कैलकुलेट होगी वो प्राइमरी वैलेंसी होगी। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से, कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर उसने एक्वायर किया वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की, PdCl2 4NH3। ये कॉम्प्लेक्स जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl बनता है। अब एक चीज़ आप नोट कर लो कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास लिगेंड्स होंगे वो आयोनाइज नहीं होते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रिएक्ट करता है तो इसको AgCl बनाने के लिए, 2 AgCl बनाने के लिए 2 Cl हमारे पास आयन की फॉर्म में होने चाहिए, दैट इज़ वो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर रहेंगे। बिकॉज अगर सारे के सारे ही Cl अंदर हैं तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो देखो हम इस तरीके से बनाएंगे, बाहर लिखेंगे 2Cl और बचा हुआ लिख देंगे अंदर NH3 ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप देख पा रहे हो कि जो ये 2Cl है ये तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, काउंटर आयन जो है, आयन से जो वैलेंसी आई। लेकिन ये जो 4 यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस 4, ये इसकी क्या रहेगी? सेकेंडरी वैलेंसी। ये इसकी रहेगी सेकेंडरी वैलेंसी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ये वर्नर थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दे देंगे कि आपको पहले कॉम्प्लेक्स खुद से बिल्डअप करना होगा, देन यू विल गो टू द आंसर।
सो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दिस कंपाउंड एंड दिस। देखो ऑप्शंस देखते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म हमारे पास होते हैं जहाँ पे लिगेंड्स एम्बिडेंटेट हो। लिगेंड्स क्या हो? एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मतलब जिनके पास दो साइड्स हैं अटैक करने के लिए, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक ही साइड से अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NO2 ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा, या फिर ONO जब ये ऑक्सीजन से अटैक करेगा। आयोनाइजेशन आइसोमर्स के लिए हमारे पास आयंस डिफरेंट होने चाहिए, और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के लिए वहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म के लिए। सोलवेट आइसोमेरिज्म वो होगा जहाँ पे आयंस के अंदर वाटर की जो कैपेसिटी है या फिर जो वाटर एज अ काउंटर पार्ट है उसमें डिफरेंस आए। अब आप इसमें देख रहे हो कि CrH2O6 Cl3 और सेकंड में जो है वो Cr वाटर 5 Cl2 डॉट वाटर। अब आप देखो कि जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है वहाँ पे बाहर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दैट इज़ इसका सोल्वेशन डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 3 Cl थे, यहाँ पे 2 Cl है। एक Cl के अंदर जाने से क्या हो गया, इसका सोलवेट जो है वो डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर नहीं है और यहाँ पे वाटर है, तो ये जहाँ पे वाटर का डिफरेंस आ जाएगा काउंटर पार्ट में, वहाँ पे हो जाएगा सोलवेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन विटामिन B12। ये तो सिंपल याद रखने के लिए है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइनोकोबाल्मीन। तो साइनोकोबाल्मीन जो विटामिन B12 को बोलते हैं उसमें हमारे पास कोबाल्ट लिगेंड होगा, और सॉरी मेटल, कोबाल्ट एज अ मेटल होगा, और उसके चारों तरफ से लिगेंड्स घिरे हुए होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनिल। देखो मेटल कार्बोनिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनका जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या फिर वीक बनेगा, इस तरीके से। तो मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? मेटल कार्बोनिल्स में इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे है मेटल, सॉरी 1 सेकेंड, मेटल, और यहाँ पे है CO लिगेंड। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो मेटल्स के ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास जो CO लिगेंड है वो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल के पास ट्रांसफ़र करेंगे और क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स जाने से क्या हो जाएगा कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए मेटल वापस से लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग। तो इस तरीके से ये हमारे पास बनता है मेटल कार्बोनिल्स। तो यहाँ पे पहले तो बनेगा मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसे बोलते हैं, और नेक्स्ट बनेगा लिगेंड और मेटल के बीच में पाई बॉन्ड। सबसे पहले क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, देन मेटल जब वापस लिगेंड के पास बैक बॉन्डिंग करेगा तो वहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो आंसर शुड बी C कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ओनली सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, वहाँ पे सिग्मा एंड पाई बोथ विल बी देयर। सो आसान है ये बिल्कुल। आप देख सकते हो कि मेटल कार्बोनिल्स में अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिगेंड्स क्या क्या हैं। अगर यहाँ पे आपको लिगेंड्स भी दी हुई हैं तब आपसे पूछा जा सकता है कि बैक बॉन्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा किस में रहेगी। अब मेटल को जब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मेटल्स पे चार्ज बढ़ रहा है ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ज़्यादा। तो अगर हमारे पास ऐसी लिगेंड है जो इस चार्ज को खींच ले, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उस लिगेंड का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, मेटल से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच लेगा और बैक बॉन्डिंग को कर देगा डिक्रीज़, बैक बॉन्डिंग को कर देगा डिक्रीज़। अब सेम केस में मेटल के ऊपर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है CO लिगेंड की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड लगी हुई है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की है, तो मेटल के ऊपर ऑलरेडी चार्ज नेगेटिव है, ये लिगेंड भी इसके ऊपर इंक्रीज़ कर देगी, तो बैक बॉन्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, क्योंकि मेटल के पास इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि वो वापस से CO को क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा, बैक बॉन्डिंग करना चाहेगा। तो यही था बिल्कुल मेटल कार्बोनिल्स का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ईजी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आयंस आर गिवन बाय दिस कॉम्प्लेक्स इन वाटर।
अब मैंने आपको बताया था कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास आयंस होंगे या फिर जितने भी लिगेंड्स हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, तो ये एक सिंगल आयन की तरह एक्ट करेगा। और 2 Cl बाहर से हैं तो कितने होंगे, 3 आयंस विल बी देयर। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए वहाँ पे लिगेंड्स के बीच में एडजेसेंट पोजीशन का डिफरेंस आना चाहिए, दैट इज अरेंजमेंट का डिफरेंस आना चाहिए। जहाँ पे भी लिगेंड्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस हम देख पाएंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, बट द मेन थिंग इज उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। तो अगर आप देखोगे MnBr4 2 पॉजिटिव, MnBr4 2 पॉजिटिव। अब ये एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास ये पोजीशंस हैं उन सभी में 109 डिग्री और 28 मिनट का डिफरेंस रहेगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन से अगर इसको घुमा के देख लो, आपके पास कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज हर डायरेक्शन में ब्रोमीन लगे हैं। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी एडजेसेंट पोजीशन में या इनकी अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। नेक्स्ट अगर देखते हैं PtNH3 थ्राइस Cl पॉजिटिव। अब अगर इसमें देखें तो इसमें भी एज सच ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही लिगेंड है जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। 3 NH3 है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में लगाओगे हमारे पास एक NH3 के जो दूसरी साइड है वहाँ पे NH3 जरूर मिलेगा। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। अगर हम C को देखते हैं तो प्लेटिनियम Cl2 और ये लिगेंड है, इसको एक बार X ही मान लेते हैं, X2। तो एक बार तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर। तो एक बार तो हम Cl को क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट पे रख सकते हैं और X को अल्टरनेट पे रख सकते हैं, तो ये ट्रांस बन गया। एक अरेंजमेंट ये बन सकती है। सेकंड में क्या हो सकता है, ये दोनों Cl हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे हो इस तरीके से, तो सिस पोजीशन बन सकती है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है कि हम जो लिगेंड्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करें कि उनकी अरेंजमेंट के डिफरेंस के कारण एक नया स्ट्रक्चर बन जाए, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं बन पा रहा। आप इसमें भी ड्रॉ करके देख सकते हो, तो जहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब ये जो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिकॉज एक IUPAC का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दिस विल बी योर होमवर्क। प्लीज़ कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग इन विच मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब इन्होंने हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इसमें पूछा है कि जो मेटल है, मेटल का 0 ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ होगा। चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज CrH2O6 पॉजिटिव 3। अब देखो मेटल का हम X मान लेते हैं, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू पॉजिटिव 3, तो X हमारा आ गया पॉजिटिव 3, दैट इज मेटल के ऊपर चार्ज है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर Cl4 2 नेगेटिव। कॉपर की X मान लेते हैं, एक Cl पे चार्ज -1, तो 4 Cl है तो हो गया -4, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2, आंसर इज पॉजिटिव 2। यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट है FeCN6 -3। सिमिलरली यहाँ पे आप करोगे तो X पे आएगा पॉजिटिव 3 चार्ज, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर हुआ C। लेकिन इसके ऊपर भी हम चार्ज कैलकुलेट करके देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स इज FeCO5, इस तरीके से। अब X मान लेते हैं आयरन की +5, CO लिगेंड पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो X हमारे आ गया 0, दैट इज़ कि मेटल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा FeCO5, आंसर इज FeCO5। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग चिलेटिंग लिगेंड इज। अब देखो चिलेटिंग लिगेंड हमारे पास वो लिगेंड होती है जो मेटल के साथ में एक रिंग टाइप फॉर्मेशन कर ले। और रिंग टाइप फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकती है, जब वो एक से ज़्यादा साइड से अटैक करेगी
मोर देन टू और टू, इक्वल टू और मोर देन टू हम बोल सकते हैं, अटैकिंग साइट है उसके पास में होनी चाहिए। अब अगर आप देखोगे OH, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स तो रिंग नहीं बना सकते। बी को चेक करते हैं, हमारे पास बी इज़ इथिलीन डायअमीन, ये मेटल है और इसके साथ में अगर ये लिगेंड हम लिखते हैं यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे भी NH2, तो जब ये अटैक करेगी तो मेटल के साथ एक साथ दो साइड से अटैक करेगी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक रिंग टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके के लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, जो रिंग फॉर्मेशन कर ले। तो आंसर हमारा बन जाएगा बी, आंसर इज बी। तो लगभग इस वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो आप होप्स हो कि इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, K3FeCN6। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, 3 पोटेशियम है तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेटल की हमें निकालनी है तो X हो जाएगा और 6 Cn नेगेटिव है, एक के ऊपर चार्ज -1, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x आ गया +3। तो दैट मीन्स कि जो हमारा आयरन है इस कॉम्प्लेक्स में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आंसर बन जाएगा बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन डायअमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इथिलीन डायअमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है जो 2 नाइट्रोजन से एक साथ अटैक करेगी मेटल पे। तो सिंपल से क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉन कंडक्टिंग। फिर से वर्नर थ्योरी से हमारे पास क्वेश्चन आया है कि नॉन कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास इस तरीके से होता है कि यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे काउंटर आयन। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास काउंटर आयन ही नहीं होगा, ये तो आयोनाइज हो ही नहीं सकता, ये तो आयोनाइज नहीं होता। और किसी के पास काउंटर आयन भी नहीं है तो दैट मीन्स कि वो कंडक्टेंस शो नहीं कर सकता। तो इन कॉम्प्लेक्स में से हमें ढूंढना है कि जो कंडक्टेंस शो ना करें। अब मेटल सभी में कोबाल्ट दी है और कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा वो 6 बनता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 3 Cl है, 3 NH3, तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो सभी के सभी जो ये लिगेंड्स हैं इनको जाना पड़ेगा एंटिटी के अंदर, इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो बाहर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो हमारा आंसर भी यही बनेगा कि यहाँ पे कोई भी आयन्स नहीं है तो ये कंडक्ट भी नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ देखते हो 6 NH3 3 Cl जो है, तो ये 3 Cl चले जाएंगे काउंटर आयन पे तो ये कंडक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ भी 2 Cl बाहर चले जाएंगे। डी बना के देखते हैं एक बार। तो CO NH3 है 5, एक Cl और चाहिए 6 कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने के लिए। तो जो 2 Cl बच गए वो चले जाएंगे बाहर और इन्हीं 2 Cl से हमारे पास क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी कंडक्टेंस नहीं है तो हमारा आंसर भी बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए लिगेंड होनी चाहिए एम्बीडेंटेट, और एम्बीडेंटेट लिगेंड वो हो सकती है जिनके पास एक से ज़्यादा अटैकिंग साइट हो। अटैकिंग साइट क्या हो, मोर देन 1, बट यूज ओनली 1 एट अ टाइम। तो अगर आप देखो Cn नेगेटिव में ये कार्बन से भी अटैक कर सकती है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकती है, बट एक टाइम पे एक ही यूज़ करती है। सिमिलरली NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है और ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकती है। और SCN नेगेटिव इज ऑल्सो सेम, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज NCS नेगेटिव, आइसोनाइट्राइल एंड थायोनाइट्राइल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, बिकॉज दे कैन हैव मोर देन 1 साइट बट अटैक ओनली 1
एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। अब आप देखो यहाँ पे जो प्लेटिनियम है, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो पीटी मेटल है हमारे पास, इसके पास जो 4 लिगेंड्स दिखाई दिए हैं वो चारों डिफरेंट हैं। दैट मीन्स ये ABCD टाइप का है। जो कॉम्प्लेक्स है वो मेटल ABCD टाइप। तो इसने पूछा है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स के जो आइसोमर्स हैं वो बन सकते हैं। तो अगर हम पेयरिंग बना के देखें तो एक तो पेयर ये हो सकता है कि A के एडजेसेंट में हो B और फिर C के एडजेसेंट में हो D। नेक्स्ट हो सकता है A के एडजेसेंट में हम C कर दें, बचे हुए हो जाएंगे एडजेसेंट में। एक हो सकता है A के एडजेसेंट में D देन BC। मतलब हमें इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में एक मेटल का जो लिगेंड है उसको फिक्स कर देना है, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि जो दूसरी मेटल है वो कहाँ पे है। तो हमारे पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बन सकते हैं। आप ड्रॉ भी करके देख सकते हो, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैग्नेटिक कैरेक्टर इज नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें बताना है। मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, दैट इज पैरामैग्नेटिक बनेंगे, अदरवाइज इट विल बी डायमैग्नेटिक। तो चेक करते हैं CuCl4 2 नेगेटिव, इसमें जो कॉपर है वो पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज D कितना बन जाएगा, ये D8, दिस इज D8, सॉरी D9, इट इज़ D9। तो अगर हम बनाएं इट इज़ अ टेट्राहेड्रल, Cl4 है ना, Cl4 है तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। और टेट्राहेड्रल में हमारे पास 3 जो होते हैं ऑर्बिटल्स वो बिलो रहेंगे और 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे अपर साइड में। तो फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यस, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये आंसर तो हमारा सही है। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो ये आंसर तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है FeH2O6 2 पॉजिटिव। इसके अंदर जो हमारा आयरन है वो है पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आयरन पॉजिटिव 2 में हो जाएगा D6। और D6 को अगर ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे कितने दिखाए गए हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा आंसर क्या होगा, मिसमैच जो इन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना कि नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। और भी करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे जिंक पॉजिटिव 2 में है और जिंक पॉजिटिव 2 में बनता है D8 और सॉरी D10, और D10 हो गया डायामैग्नेटिक बिकॉज इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स डायामैग्नेटिक। सिमिलरली आप कॉपर के लिए भी निकाल सकते हो। कोबाल्ट हमारे पास है पॉजिटिव 3 में, और कोबाल्ट पॉजिटिव 3 में बनेगा D6 और D6 में हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर इज B। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहाइड्रल जो शेप है उसको किस तरीके से लिखा जाता है और टेट्राहाइड्रल शेप को किस तरीके से लिखा जाता है। ऑक्टाहाइड्रल में जो 2x² - y² और dz² है इनकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, और जो xy yz एंड zx हैं वो बिलो रहेंगे, और टेट्राहाइड्रल में हो जाएगा इससे रिवर्स, इस तरीके से। बस यही इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है हमारा वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो चेक करते हैं। फर्स्ट इज निकल पॉजिटिव 2 विद H2O6। अब निकल पॉजिटिव 2 में बन जाएगा D8, तो D8 को हम इस तरीके से बना सकते हैं। 1 2 VBT से क्वेश्चन है ये।
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और यहाँ पे होगा s ऑर्बिटल देन p ऑर्बिटल। दिस इज d s एंड p। अब देखो वाटर लिगेंड है तो वाटर इनके पेयरिंग करवा देगा और पेयरिंग करवाने से यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खाली नहीं है, तो बन जाएगा हमारे पास ये डायामैग्नेटिक। एक बार नेक्स्ट चेक करते हैं। निकल CO4, निकल CO4 में जो निकल है उसके पास हो गए D8 एंड 4s2, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो D8 इस तरीके से और यहाँ पे S में 2। अब CO जो लिगेंड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगी, इस तरीके से पेयरिंग करवा देगी और इस ऑर्बिटल को कर देगी खाली और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जुड़ जाएगी। एक CO यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पेयरिंग हो चुकी है, तो दैट मीन्स कि ये भी डायामैग्नेटिक रहेगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट इज जिंक पॉजिटिव 2। जिंक पॉजिटिव 2 में रहेगा D10 और D10 में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, सॉरी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये भी हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये भी हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो हमें आंसर चाहिए कि पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। लास्ट और चेक कर लेते हैं। CONH3 6। कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी D7 एंड 4s2। बना लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड S2। अब जो अमोनिया है हमारे पास, ये क्या करवा देगी, पेयरिंग करवा देगी। अगेन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग करवाने के बाद में भी आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड बच रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया, दैट मीन्स कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, तो आंसर हमारा बन जाएगा D। आंसर इज D। तो पैरामैग्नेटिज्म शो करने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना है और वही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निकल CO4 टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। निकल CO4 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से चेक करते हैं। ए को देखते हैं। निकल CO4, अब इसके अंदर निकल के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो ये बन जाएगा D8 एंड S2। D8 एंड S2। अब D8 इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये p ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी। लेकिन जो CO लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा और इस s ऑर्बिटल को कर देगा खाली और यहाँ पे अटैक कर देगा इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर हो चुके हैं। दैट मीन्स ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में क्या बोला है, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आंसर ए इज़ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट भी आप ये सब चेक कर सकते हो, आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना, ये सभी के सभी हमारे करेक्ट आने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द कॉम्प्लेक्स दिस 3 कॉम्प्लेक्सेस 4 कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबिलिटी इज शोन बाय। देखो जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास होता है, कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी अगर चेक करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे चिलेट रिंग बन रही है या फिर नहीं। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में चिलेट रिंग बन रही है तो वो रहेगा ज़्यादा स्टेबल एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारे पास यूनिडेंटेट लिगेंड्स होती हैं उनके कंपैरिजन में। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो वाटर लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड्स और Cl लिगेंड्स, ये सभी के सभी हमारे पास मोनोडेंटेट्स लिगेंड है। बट इन आंसर सी इट इज़ ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट लिगेंड होता है बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट लिगेंड क्या करेगी, एक चिलेट रिंग बना लेगी और इसी चिलेट रिंग के कारण जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो
ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर। तो आंसर इज़ सी, आंसर इज़ सी। इसी तरीके से अगर कहीं पे इथिलीन डाइअमीन दिया हुआ है, EDTA दिया हुआ है, तो ये सभी के सभी टाइप के जो लिगेंड्स हैं वो चिलेट रिंग फॉर्मेशन करते हैं और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिगेंड इज़ अ कॉम्प्लेक्स साल्ट आर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मेटल के ऊपर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऐसा कोई भी आयन या फिर मॉलिक्यूल, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो मेटल को डोनेट कर देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। उसी आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। उसी आयन या फिर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, लिगेंड। तो आंसर चेक करते हैं, अनायन लिंक्ड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो ये सिर्फ अनायन हो सकता है, ये बात गलत है, या फिर कटायन, कटायंस तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर सकते, तो ये बात भी गलत होगी। मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय द कोऑर्डिनेट, और डी में कहा है आयंस और मॉलिक्यूल्स, तो डी हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज नॉट ओनली मॉलिक्यूल्स, आयंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो फॉर एग्जाम्पल कि आपने लिगेंड्स देखी होगी CN नेगेटिव, NO नेगेटिव, इस तरीके से, तो आयंस भी हमारे इंक्लूड हो सकते हैं। तो आंसर करेक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा कि आयंस आर मॉलिक्यूल्स दैट आर लिंक्ड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल इज नोन एज लिगेंड। तो यही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स। सो स्टूडेंट्स, पहले तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज ये MCQ सीरीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी बोर्ड्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छे से इन्हेंस होती रहे। अब आइसोमेरिज्म टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर रखी है जिसमें नियर अबाउट 20+ क्वेश्चन हमने कवर किए हैं ओनली ऑन द टॉपिक आइसोमेरिज्म, तो आप वहाँ पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो NO2 लिगेंड्स हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक फेस के ऊपर आ रहे हैं, एक प्लेन पे आ रहे हैं। जब तीन सेम लिगेंड एक इस तरीके के प्लेन पे आए जो ऑक्टाहेड्रल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, अगर आप देख पा रहे हो ये इस NH3 और NH3 को कट करके जा रहा है इनका प्लेन, ये जो प्लेन है इस पोर्शन को कट करके जा रहा है, तो ऐसा जहाँ पे भी बनेगा वो बनेगा मैरिडोनल आइसोमर। तो इसका तो आंसर बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हम फेशियल आइसोमर को भी कैसे शो करेंगे, 1 सेकेंड, कलर चेंज करते हैं, फेशियल आइसोमर को कैसे शो करेंगे, तो वहाँ पे बनेगा ये मेटल है, जो 3 सेम लिगेंड है वो फेस पे होने चाहिए ऑक्टाहेड्रल के, तो ये ऑक्टाहेड्रल है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से फेस पे होने चाहिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरीके से एक फेस पे होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा फेशियल आइसोमर। लेकिन अगर एक प्लेन में है इस तरीके से, एक प्लेन में है, तो ये बन जाएगा मैरिडोनल आइसोमर्स। तो सिंपल है फेशियल और मैरिडोनल में डिफरेंस करना, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देखो आयोनाइजेशन आइसोमर्स के लिए हमारे पास आयंस में डिफरेंट होना चाहिए कि जो काउंटर आयन है वो यहाँ से जो लिगेंड है वो उठ के या तो काउंटर आयन में चले जाए, या काउंटर आयन हमारे पास इनबिल्ट जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वहाँ पे मूव कर जाए। तो देखो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को, इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे क्या है, 4 वाटर 1 NO2 एंड Cl2। यस, ये इसका आयोनाइजेशन आइसोमर हो सकता है, बिकॉज इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, और जो अंदर वाला जो Cl था वो चला गया है बाहर में। नेक्स्ट है दिस वन, यहाँ पे देखो 2 Cl है और 1 NO2 बाहर चला गया है। 1 सेकेंड, एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे देखो जो क्रोमियम था ना उसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे 4, 5, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और यहाँ पे 4 and 1 5, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज हो चुका है। लेकिन हमारे पास आइसोमर्स के लिए हमारे पास उनका फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, तो ये आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे ONO आ गया जो कि लिंकेज आइसोमर्स के लिए होता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। और अगर वाटर में डिफरेंस आता है तो वो सॉल्वेट आइसोमर्स बन जाएगा,
दिस इज़ नॉट द करेक्ट, तो करेक्ट आंसर बनेगा बी। करेक्ट आंसर इज़ बी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले Cl हमारे पास काउंटर पार्ट में था, अब हो चुका है NO2, तो आयंस में डिफरेंस आ चुका है बाहर के, तो आयंस में डिफरेंस आ जाएगा, तो आयोनाइजेशन आइसोमर। ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे पहले Cl था, अभी भी Cl है, तो ये इसका आइसोमर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास होती है एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होती है वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होती है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हाई कर देती है, इस तरीके से जो स्प्लिटिंग होती है इसको हाई कर देती है, तो ये जो एनर्जी गैप है वो भी हमारे पास इंक्रीज कर चुका है। अब एनर्जी गैप इंक्रीज करेगा तो उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ एंड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो चुकी है, तो हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग हाई हो, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तभी उसका वेवलेंथ ऑर्डर क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो लिगेंड्स हमें दी है NH3, CN एंड वाटर। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो जो एनर्जी का ऑर्डर बनेगा वो CN लिगेंड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन अमोनिया एंड देन वाटर। तो इनका जो वेवलेंथ ऑर्डर बन जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा एनर्जी ऑर्डर से, पहले वाटर देन अमोनिया देन साइनाइड। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर देन अमोनिया देन साइनाइड इन ऑप्शन नंबर सी, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी और वेवलेंथ में जो रेशियो है वो आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। CFSC for octahedral complex is 18,000. The CFSC for the tetrahedral will be. अब आपको पता होगा कि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC होती है वो 4/9 होती है ऑक्टाहाइड्रल की। अगर हम कैलकुलेट करें टेट्राहाइड्रल की तो 4/9 और ऑक्टाहाइड्रल की गिवन है 18,000, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8,000 आंसर। वेरी सिंपल, तो आंसर सी इज़ करेक्ट। आंसर सी इज़ करेक्ट। आप इसको जो ये फॉर्मूला है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट, इसको आप नोट कर सकते हो कि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी अगर हमें CFSC निकालनी है तो 4/9 करना पड़ेगा डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने आपको बताया था कि लिगेंड्स के एडजेसेंट पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। तो लिगेंड्स की एडजेसेंट पोजीशन में यहाँ डिफरेंस तो हो सकता है, बट यहाँ पे 3 डायमेंशनल डिफरेंस नहीं है, कोई भी अरेंजमेंट 3D में नहीं है, बिकॉज ये स्क्वायर प्लेनर है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे तीनों ही लिगेंड्स हमारे पास इथिलीन डाइअमीन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। और यहाँ पे 4 लिगेंड सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे, बिकॉज एटलीस्ट 2 लिगेंड हमारे पास सेम रहनी चाहिए। तो आंसर डी इज़ करेक्ट। इसको बना के देखते हैं इस तरीके से, ये बन जाएगा EN। एक तो आइसोमर ज्योमेट्रिकल ये बन सकता है, सेकंड बन सकता है इस तरीके से कि दोनों Cl एडजेसेंट पोजीशन पे हों। लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि ऑप्टिकल भी शो करना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी मिरर इमेज को चेक करना है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए किस चीज़ को चेक करना है, मिरर इमेज को। और मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड की अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो बनेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे Cl और यहाँ पे En। अगर आप इस इमेज को इसके ऊपर प्लेस करते हो तो एक दूसरे के साथ में इम्पोज नहीं करती है, दैट मीन्स कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमारा आंसर यही रहेगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबल टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको क्वेश्चन को आप करोगे, इसका क्या आंसर होना चाहिए, बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हमारे पास क्या रहेगा, एडजेसेंट पोजीशन में डिफरेंस आना चाहिए लिगेंड्स की।
एडजेसेंट पोजीशन में लिगेंड्स के क्या आना चाहिए, डिफरेंस। इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ, आंसर सी बनेगा। अब आप चेक करके देखोगे कि वाई, ए, बी एंड डी आर द नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स कैन शो, दिस कॉम्प्लेक्स कैन शो हाइड्रेट आइसोमर, आयोनाइजेशन, लिंकेज और आयोनाइजेशन। अब आप देखो, हाइड्रेट आइसोमर होने के लिए हमारे पास वाटर होना चाहिए जो कि इस कंपाउंड में नहीं है, तो ए आंसर नहीं बनेगा। आयोनाइजेशन, यस वी कैन से दैट आयोनाइजेशन बन सकता है कि अगर ये बी आर चले जाए अंदर और सी एल चले जाए हमारे पास आउट में, तो आयोनाइजेशन इस ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। सी क्या कहता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी लिगेंड एम्बीडेंटेट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन आंसर बी और डी में क्या कहता है, आयोनाइजेशन तो ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में हमें चूज़ करना है। देखो ये कॉम्प्लेक्स है Ma2B2 टाइप का, ये NH3 हो गया, Ma4B2 टाइप। तो देखो दो लिगेंड्स हमारे पास सेम है, तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये जो दो Cl है, एक बार हमारे पास सिस हो सकते हैं और एक बार ट्रांस हो सकते हैं। ये मैंने ट्रांस बनाया है और सिस इस तरीके से होगा। ये जो ए लिगेंड है इनको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो यस, ये जो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, तो हमारा आंसर बनेगा बी, आयोनाइजेशन एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आयोनाइजेशन कैसे बनेगा, जब हमारे पास बी आर जो लिगेंड है वो इनसाइड में हो जाए और सी एल चले जाए में आउट में। तो पहले हमारे पास काउंटर आयन ब्रोमीन था, अब है सी एल, तो आयोनाइजेशन आइसोमर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विल गिव द मैक्सिमम ऑफ द CFSE। मैक्सिमम CFSE हमें कैलकुलेट करना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना जाता है इस तरीके से, यहाँ पर फर्स्ट इज हाई स्पिन D6। हाई स्पिन D6 बनाना है, इसकी एनर्जी होती है -0.4, इसकी होती है 0.6। हाई स्पिन D6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, दिस इज -1.6 प्लस 1.2, आंसर इज -0.4 डेल्टा नोट। सेकेंड का देखते हैं, लो स्पिन D4। लो स्पिन D4 दैट इज की पेयरिंग होगी 1 2 3 एंड 4, तो आंसर बन जाएगा -0.4 इंटू 4 -1.6 डेल्टा नोट। थर्ड वन इज लो स्पिन D5, इसमें भी पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5, दैट इज 5 इंटू -0.4 दैट इज -2 डेल्टा नोट। एंड द लास्ट वन इज हाई स्पिन D7 1 2 3 4 5 6 7, हाई स्पिन है दैट इज पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका बन जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 दैट इज -2 एंड प्लस 1.2 दैट इज -0.8। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास है इसके अंदर 2 डेल्टा नोट माइनस का, तो यही हमारा आंसर बनेगा लो स्पिन D5 कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 0.4 मैग्नीट्यूड आ रहा है, यहाँ पे 1.6, यहाँ पे 2 और 0.8, तो 2 जो है वो सबसे हाईएस्ट है, तो यही आंसर बनेगा। सो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से, और लगभग सभी टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हमारे पास कवर हो चुके हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।